सीज फायर के बावजूद इसराइल गजा में थमा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल अब भी वहां अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। खबरें आ रही हैं कि सीज फायर डील के बावजूद गजा में 19 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप लग रहा है कि इसराइल ने अपने सपोर्टर ग्रुप्स को गजा में एक्टिव कर दिया है, जिससे हमास को उलझा कर रखा जाए। गजा में हमास और दूसरे ग्रुपों में आपसी संघर्ष कराया जाए, इसकी भी साजिश की जा रही है। हमास ने गजा में गद्दारी के इल्जाम में जिन 20 से ज्यादा लोगों को सजा दी है, कहा जा रहा है कि ये इसराइल समर्थक उसी ग्रुप के लोग हैं। कहा जाता है कि ये ISIS यानी दाइश से जुड़ा संगठन है, जिसका लीडर यासिर अबू शाहब है और इस संगठन के लोग सीज फायर के बाद गजा में एक्टिव हो रहे हैं। इन पर आरोप लगता है कि ये इसराइल समर्थक ग्रुप है और इनका इस्तेमाल गजा में हमास के खिलाफ इस वक्त किया जा रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि इस ग्रुप को पैसा और हथियार इसराइल दे रहा है। इसका मकसद है कि गजा के अंदर आग लगी रहे, फिलिस्तीन का मामला 2 स्टेट थ्योरी तक न पहुंच पाए। इस बीच खबर आई कि गजा में हमास के लड़ाकों ने वहां का प्रशासन और व्यवस्था संभाल ली है। हमास के हथियारबंद लोग पहले की तरह गजा में पुलिस की भूमिका में भी हैं। इसराइल ने इसको लेकर एतराज किया तो मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहते हुए इसराइल को रोक दिया कि उन्होंने ही अगली व्यवस्था तक हमास को ये जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है, यानी गजा में नया सिस्टम बनने तक सिक्योरिटी का काम हमास संभालेगा। देखा जाए तो हमास सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ही अमल कर रहा है। उसने सभी जीवित इस्राएली बंधक रिहा कर दिए हैं। बावजूद इसके इसराइल पर गजा में हमास के साथ दूसरे ग्रुप्स की झड़पें करवाने का आरोप लग रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा में शांति समझौता तो करवा दिया, बिना हमास और बिना इसराइल के ट्रंप की मौजूदगी में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन इसराइल को इस समझौते पर कायम रखने के लिए कितना दबाव बना पाएंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इसराइल की पिछली कार्यशैली देखें तो वो इस तरह के समझौतों का मान बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रख पाता है। वजह है ग्रेटर इसराइल का उसका लक्ष्य जो छिपा नहीं है। यही वजह है कि पिछली बार भी गजा में सीज फायर तोड़ा गया था इसराइल के जरिए। अब तो सारे इसराइली बंधक छूट गए हैं हमास की कैद से। ऐसे में क्या इसराइल पलटी मार जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस समझौते को स्थायी बनाने के लिए ट्रंप को इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार दबाव बनाना होगा। माना जाता है कि पीएम नेतन्याहू एक मजबूत और जिद्दी नेता हैं। बिल क्लिंटन से लेकर जो बाइडेन तक उनके साथ काम करने में मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। वहीं ट्रंप की 20 पॉइंट वाली शांति योजना में कई मुद्दे अभी भी विवादित हैं। इसमें हमास का हथियार डालना और भविष्य में गजा प्रशासन में शामिल न होने की शर्त है। इन शर्तों को हमास ने मानने से इनकार कर दिया है। हमास ने संकेत दिए हैं कि वो गजा के प्रशासन में अपनी भूमिका चाहते हैं। ट्रंप के शांति समझौते में भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की संभावना भी शामिल है, जिसे इसराइल की जनता और वहां का राइट विंग गुट स्वीकार नहीं करता है। आगे इसराइल में चुनाव भी हैं जो कि इस समझौते को प्रभावित कर सकते हैं। पीएम नेतन्याहू को अपने दक्षिणपंथी गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए दबाव का सामना करना होगा। देखा जाए तो ट्रंप की शांति योजना में कई अनसुलझे पेंच फंसे हुए हैं। इस समझौते की सफलता के लिए ट्रंप को नेतन्याहू पर प्रेशर बनाए रखना होगा। देखना होगा कि इसमें अरब और मुस्लिम देश क्या भूमिका निभा पाते हैं। इसराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समझौते के तहत गजा से सभी इसराइली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक 28 में से केवल 4 ही शव वापस आए। इसराइली सरकार का कहना है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश
बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इसराइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। यह पूरा समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इसराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब हमास और इसराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में हैं। एक और बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से जानकारी दी गई कि गजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस का कहना है हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनकी आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं। सोमवार को जो 4 शव सौंपे गए उन्हें पहचानने के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा गया। मंगलवार को इनमें से 2 शवों की पहचान गाय इलूज और बिपिन जोशी के रूप में हुई। 26 साल का गाय इलूज म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना रहा था, जो 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमले का शिकार हो गया। गोली लगने के बाद उसे गाजा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। वहीं 23 साल के बिपिन जोशी इकलौते हिंदू जो नेपाल से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने इसराइल आए थे, अलुमीम कीपुज से उसका अपहरण कर लिया गया। इस्राएली सेना ने बताया कि हमास ने इससे पहले भी कुछ ऐसे शव लौटाए थे जो इस्राएली बंधकों के नहीं थे। इससे यह प्रक्रिया और जटिल हो गई। इस्राएल अब इस बात की जांच कर रहा है कि गजा में बाकी शव कहां हैं और किस हालत में है। दूसरी तरफ बंधक परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा। तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिजन जिंदा हो या नहीं, उन्हें हर हाल में चाहिए। गजा से लौटते शव अब शांति की उम्मीद नहीं बल्कि एक और बेचैनी और अविश्वास का संकेत बन चुके हैं। हालांकि हमास का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी इसराइल को कि अगर वो बमबारी नहीं रोकता तो बंधकों के शवों का कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी में वे कहां बिछड़ जाएंगे ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।